Dear students, we were talking about biotic and abiotic components of the environment. Biotic means living components and abiotic means non-living components. Now, what are abiotic components and what is their importance in day-to-day life? First of all, let me remind you that abiotic components include water, air, soil, temperature, light, etc. This makes abiotic environment of the ecosystem. Now this abiotic environment is a big source of resources, and these resources are very much beneficial to every organism, especially human being. एबायोटिक एनवायरनमेंट में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है। इसके अलावा बहुत से मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ. Now these resources have a great impact on our life, and these resources are not uniformly distributed, so they find great importance for those countries where these resources are not available. For example, petroleum and petroleum products, we get it from Arab countries. So we are supposed to manage these resources. So this comes the management of natural resources. That is our today's chapter. And the last chapter of life science, management of natural resources. First of all, what is management? The judicious use of natural resources is known as management. मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो, उनका प्रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हो, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो. एवरीथिंग इज इन अ जुडिशियस वे. दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ लेट मी आस्क यू what you can contribute in the management of resources as a student, as a young one, as a common youth. How you can help in the management of natural resources. अगर आपको पूछा जाए कि आप नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में क्या हेल्प कर सकते हैं. अब जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है और कमी अगर नहीं भी हो तब भी हमें उनका ढंग से इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे हमारे पास अभी पानी सफिशेंट है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से पानी का मिसयूज़ हो रहा है, बहुत सी जगहों पे पानी की कमी हो रही है, और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है. और अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, इसका जुडिशियस यूज़ नहीं किया, इसको प्रिजर्व नहीं किया, तो आने वाले वक्त में एनर्जी क्राइसिस की तरह वाटर क्राइसिस भी हो जाएगा. और बड़े बड़े लोगों ने बहुत बार कह भी दिया है
कि अगर कहीं वर्ल्ड वार होगी नेक्स्ट, तो वो इस बात पे होगी कि किसके पास पानी है और किसके पास पानी नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका रोल क्या रहेगा? सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं इंडिया जैसी कंट्री में। फर्ज करो, सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ कि हर इंसान 1 रुपया बचाएगा डेली, तो हिंदुस्तान जैसी कंट्री में 135 से 140 करोड़ रुपया बच गया। अब हमारे पास सबसे पहला, आपको अगर कहेंगे कि आप क्या रोल अदा कर सकते हो, वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब उनका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं तो उनको स्विच ऑफ कर दिया जाए। और फॉर एग्जांपल, जब आप सुबह घर से निकलते हैं स्कूल के लिए और घर बंद करना है, तो लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, फैन ऑफ कर दिए जाएं। अननेसेसरी जो अप्लायंसेस हैं जिनका यूज़ नहीं है उनको स्विच ऑफ कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप you would like to take and you would make it in your habit is, I would switch off all the appliances when not in use. I would not waste resources, especially food and water. ऑलरेडी मैंने बता दिया, मैं यूज़ करूँगा लेकिन मैं मिस यूज़ नहीं करूँगा। मैं अनाज को ज़ाया नहीं करूँगा, मैं पानी को ज़ाया नहीं करूँगा। वाटर टैप्स अगर चल रही हैं तो आई वुड क्लोज देम व्हेन आई एम ब्रशिंग। जब मैंने हाथों में साबुन लगाई तो इतनी देर पानी चलते रहता है, नहीं, उसको क्लोज करना है टेप को। जब दोबारा वॉश करना है तो उस वक्त लगाना है। नलके की टेप बजाय ज़्यादा के कम रखा जाए, कम पानी उसमें से निकले, और हो सके तो जो शावर्स हैं उसका ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि शावर से पानी कम यूज़ होता है। जहाँ तक वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट द waste generated from my house as biodegradable and non-biodegradable degradable, and I would put them in separate dustbins. Those substances which are non-biodegradable, again I would segregate them. मैं उनमें फिर अलग अलग करूँगा और 3 R's याद रखूँगा। That is 1 R reduce, reuse एंड रिसाइकल। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, प्लास्टिक के सब्सटेंसेस हैं, इवन पेपर है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम बर्निंग कर देते हैं, तो इनकी रिसाइकलिंग, एक आर रिसाइकलिंग हो गया। कुछ चीज़ों को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम यूज़ ही कम करें, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको यूज़ ही ना किया जाए, इनका यूज़ कम कर दिया। आई वुड नॉट सेपरेट वेस्ट हियर एंड देयर, इंस्टेड आई वुड डंप देम इन सेपरेट डस्टबिन्स। आई वुड नॉट स्पिट हियर एंड देयर एंड पी हियर एंड देयर। वो पीछे भी काफ़ी मुहिम चली है कि ओपन में शौच नहीं करूँगा और जगह जगह नहीं थूकूँगा। बहुत सी सिटीज़ में इसके लिए फ़ाइन रखा गया है। यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी अगर कोई पब्लिक प्लेसेस पर या ओपन में कहीं स्पिट करता है, थूकता है, तो उसको फाइन भी हो सकता है। इसके लिए सेपरेट बॉक्सेस है या सेपरेट जो है प्लेसेस हैं जहाँ पर रखी जाती है, जहाँ पर जो है हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करूँगा कि वो भी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स उठाएं। इसके अलावा भी बहुत सी हैं, तो इतने सफिशिएंट हैं। What would be the advantages of exploiting resources with short-term aim?
वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म एम। ज़्यादातर हमारा होता है अपनी गज निकल जाए बाकी बाढ़ में जाए, ये शॉर्ट टर्म यूज़ हो गया कि हम पेट्रोल यूज़ कर देते हैं, 200 साल के बाद किसने देखा। अगर हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही सोचा होता तो आज हमारे लिए कुछ नहीं होता। तो हमने आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है कि उनके लिए भी ये प्लेनेट वैसा ही रहना चाहिए जैसा हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा था। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग से अगर हम किसी रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो उसका अल्टीमेट नुकसान ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके लिए ऐसी कंडीशन बना देंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करेंगे और अपने रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे रिसोर्सेज रिजर्व रहेंगे। जैसे हम सोलर एनर्जी पे स्ट्रेस देंगे तो कोयले को बचा के रखेंगे, वुड को बचा के रखेंगे, और कमिंग जो जनरेशन है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। लॉन्ग टर्म एक्सप्लॉइटेशन और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का फ़ायदा सीधा सीधा सस्टेनेबल यूज़ होगा, मीन्स आवर बेनिफिट एंड द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आप क्या समझते हैं कि ये रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए? इक्विटेबल मीन्स क्या सभी को रिसोर्सेज बराबर होना चाहिए? जैसे अरब कंट्रीज़ के पास पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एशियन कंट्रीज़ के पास कम है, तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? होना तो चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो? ये जो कुछ कंट्रीज़ की मोनोपोली रहती है, अपनी मर्ज़ी से वो रेट हाई कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से सप्लाई करना बंद कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इक्विटेबल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फिर ये मोनोपोली ख़त्म हो जाती। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जिनका धंधा चलता है, जिन कंट्रीज़ की इकनॉमी इसी पर खड़ी है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो।